दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों का जो MHD12 है उसके जिसका नाम है भारतीय कहानी, उसके अंतर्गत एक मलयालम कहानी है जिसके लेखक MT वासुदेवन नायर हैं। उसकी भूमिका मतलब मलयालम कहानी की विकास में MT जो वासुदेवन नायर है उनकी क्या भूमिका रही है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में कल देखने को मिले। उत्तर में हम लोग लिखेंगे मलयालम कहानी विधा का विकास 19वीं सदी के अंतिम दशकों में हुआ था। मतलब जो मलयालम कहानी जिसकी विकास हुआ था वो 19वीं सदी में हुआ था, जब पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन बढ़ने लगा। 19वीं सदी का जो अंतिम दशक था मतलब लास्ट 10 ईयर्स जो था उसमें इसका डेवलप हुआ था और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी बढ़ने लगा और पश्चिमी साहित्य से परिचय का अवसर मिला था। जिस समय पश्चिमी साहित्य जब लिखे गए उसी समय जब उनसे परिचय हुआ था इन सारी चीज़ों को लेकर, उसी समय मलयालम कहानी का जो विधा थी उसका विकास हुआ था। प्रारंभिक कहानियां भले ही पश्चिमी प्रभाव से अछूती रही है और कहानी की आधुनिक संकल्पना से दूर थी, लेकिन समय के साथ कथ्य और रूप दोनों में पश्चिमी प्रभाव स्पष्ट होता गया। मतलब जिस तरह से कोई चीज़ जब शुरुआत होता है तो उसके प्रारंभिक दौर रहते हैं, ठीक उसी तरह से ये कहानी लिखने का भी मलयालम कहानी को लिखने का जब प्रारंभिक दौर चालू हुआ तो उसमें पश्चिमी जो प्रभाव था वो अछूता रहा था। मतलब पश्चिमी प्रभाव का कोई असर नहीं दिखा था, लेकिन और उसके साथ साथ आधुनिक संकल्पना भी दूर थी। आधुनिक जो कहानी लिखने की जो शिल्प था, जो विधा था, वो भी उससे दूरी बना कर रखा हुआ था। लेकिन समय के साथ कथ्य जो कथा आते हैं और जो रूप होते हैं उसके दोनों ने पश्चिमी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जैसे जैसे समय चेंज होता है, ठीक वैसे ही। तो मलयालम कहानी के प्रारंभिक दौर में जो कि 1891 से 1930 के बीच में रहा है, तो मलयालम की पहली कहानी को लेकर विद्वानों में मतभेद है लेकिन केरल वर्मा वलीय कोयंत पुराण की दो भिखारी चुक्कों की कहानी कहानी का नाम है दो भिखारी चुक्कों की कहानी और वासनाकृति का उल्लेख मिलता है। मतलब इसमें दो कहानी का उल्लेख मिलता है प्रारंभिक दौर में। अभी तक हम लोगों ने जितना समझा है उसमें सिर्फ दो कहानियां मिलती हैं, ठीक है। इस दौर में मूर कोकत्तू, ठीक है, मूर कोकत्तू, कुप्पा और कुंजियाराम मेनोन जैसे कहानीकार भी सक्रिय हुए। मतलब ये दोनों कहानीकारों के नाम हैं, मलयालम कहानीकारों के नाम है। 20वीं सदी के तीसरे दशक में कथा कौमुदी जैसी सिर्फ कहानियों को समर्पित पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसमें ई व कृष्णा पिल्ले ने हास्य व्यंग कहानियाँ लिखी और कहानी को गंभीर विषयों की अभिव्यक्ति के लिए एक सक्षम विधा साबित कर दिया। अब ये जो हैं ये राइटरों का नाम है। हास्य व्यंग मतलब हंसी से भरा हुआ, हंसी मजाक से भरा हुआ इन्होंने कहानियाँ लिखी थी, तो ये राइटर का नाम है। अगर ये प्रश्न आप लोगों का आता है तो ये राइटरों का नाम तो आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा, इसलिए इसको आप लोग हार्ड है, इसको आप मतलब महसूस ना करें, एक दो बार पढ़ लेने से सब कुछ याद रहेगा। उसके बाद है कहा गया है कि कहानियाँ लिखी साबित किया। हाँ, इस शुरुआती दौर की कहानियाँ मुख्य रूप से मनोरंजन के लिए लिखी गई थी। मलयालम कहानी को शुरुआती दौर में केवल मनोरंजन के लिए लिखा गया था, एंटरटेनमेंट के लिए, जिनमें प्रेम था, जिनमें प्रेम, प्रतिशोध और धन की हवस मुख्य कथ्य थे। मतलब ये सारी चीज़ें जो तीनों चीज़ें हैं, प्रेम, प्रतिशोध और धन, ये तीनों को मुख्य रूप में दिखाया जाता था या फिर लिखा जाता था कहानियों में। संयुक्त एवं मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था का चित्रण था, लेकिन उनसे जुड़ी समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। संयुक्त हो या फिर मातृसत्तात्मक जो परिवार था उसकी व्यवस्था का भी चित्रण किया गया था, लेकिन उससे जुड़ी जो समस्याएं सामने आती थी उसको कहानियों में कभी भी नहीं रखा गया। मलयालम कहानी का दूसरा दौर 1930 से 1955 का, जिसे स्वर्णकाल की शुरुआत कहा जाता है, यह दौर मलयालम कहानी का एक हद तक स्वर्णकाल माना जाता है। ये जो समय है मलयालम कहानी का एक स्वर्णकाल है। इस समय केरल के सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिदृश्य में बड़े बदलाव आए। दलितों का उत्थान हुआ, वामपंथी विचारधारा का प्रसार हुआ, शिक्षा के प्रति बढ़ती रुचि जो थी, पत्र पत्रिकाओं की भरमार देखने को मिली, संयुक्त परिवार का अणु परिवार में बदलना, व्यक्ति की अस्मिता को उभारने की इच्छा, व्यक्ति का जो अस्मिता होता है उसको उभारने की इच्छा थी और सत्ता पर उंगलियां उठाने की क्षमता भी आ गई थी। इन तत्वों ने रचनाकारों को गहराई से प्रभावित किया था। तो ये जितने भी सारी चीज़ों ने हम लोगों ने पढ़ा जिसमें बदलाव हमें देखने को मिलता है,
मलयालम कहानी के स्वर्ण काल में। इसी युग में यथार्थवादी कहानी की भी नींव रखी गई थी। यथार्थवादी कहानी जिसमें सच्चाई चीज़ें रखी जाती है समाज की। कहानी के कथ्य और शिल्प में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए थे। कहानी अब केवल भावना के आधार पर नहीं बल्कि जिंदगी की असलियतों पर लिखी जाने लगी। वही मैंने कहा कि जो सच्चाई समाज में चल रही थी, जो जिंदगी थी, सच्चाई की जिंदगी की जो सच्चाई थी उसके ऊपर भी कहानियाँ लिखी जाने लगी और जिसका मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं था बल्कि एक विशेष उद्देश्य से बन गया था। प्रतिष्ठित आलोचक MP पॉल के अनुसार कहानी जिंदगी की किताब से काट लिए गए पन्ने जैसी हो गई है, जो व्यक्ति और सामाजिक जीवन की हकीकतों को उजागर करने, आलोचना करने और चुनौती देने के लिए तैयार थी। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि MP पॉल के अनुसार, कहते थे MP पॉल, कि जिंदगी की किताब से काट लिए गए हैं पन्ने। मतलब जब कहानियाँ लिखी गई तो उसमें ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया जैसे लगता था कि लोगों की ज़िंदगी से ही वो पन्ने काट कर कहानी बना दिए गए हों। ठीक है, तो कहानियों में मानवीय संबंधों का चित्रण परंपरागत की बजाय वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ नज़रिए से किया जाने लगा था। अब ये जो कहानी लिखी गई थी उसमें वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ नज़रिए से कहानियों का चित्रण किया गया। सन 1936 में भारतीय प्रगतिशील साहित्य संघ और केरल में जीवल साहित्य संगठन, जिसे बाद में प्रगतिशील साहित्य संगठन के नाम से भी जाना गया था या फिर उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो भारतीय प्रगतिशील साहित्य संघ की शुरुआत 1936 में हुई थी और इनका लक्ष्य था कि कला अल्पसंख्यकों के मनोरंजन का साधन न रहे बल्कि जीवन के लिए हो और समाज की प्रगति को समर्पित हो। मतलब ये भारतीय प्रगतिशील साहित्य संघ का जो लक्ष्य था या फिर जो उद्देश्य था कि जो हमारा कला है वो केवल मनोरंजन के लिए ना रहे बल्कि इसमें जीवन के मूल्यों को भी स्थापित किया जाए और उससे ताकि जीवन के साथ साथ लोगों समाज की भी प्रगति हो सके। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा उससे उसकी भावनाएं बदल जाएंगी। इस तरह की बातें उसमें लिखी गई। इस दौर के प्रमुख कहानीकारों में तक्षी, केशवदेव, पोनकुन्नू, वर्की कारूर, बशीर और पट्टकाकट शामिल हैं। ये सभी के सभी जो कहानीकार हैं, प्रमुख लेखक हैं जिन्होंने कहानियाँ लिखी है, ये सभी शामिल हैं और इनकी रचनाओं में मलयालम कहानी में अभूतपूर्व सजगता लाई, जिसमें समकालीन यथार्थ की अभिव्यक्ति के साथ उसकी व्याख्या और आलोचना भी की गई। तो साथ में आता है कि मलयालम कहानी का तीसरा दौर चला जिसमें MT वासुदेवन नायर की भूमिका भी देखने को मिलती है। तो मलयालम कहानी का तीसरा दौर व्यक्ति के अनुभवों को प्राथमिकता देने वाला माना जाता है। ये जो तीसरा दौर था जिसमें व्यक्ति के अनुभवों को जगह दी गई, इस युग के सर्वोच्च कहानीकार जो हैं MT वासुदेवन नायर हैं। केवल MT ही नहीं बल्कि T पद्मनाभन और माधवी कुट्टी जैसे अन्य कहानीकारों की कहानियों में भी भावगीत के गुण समाहित हो गए थे। यह वह दौर था जब कहानियाँ मन की गति, विचार और हालत की अभिव्यक्ति देते हुए अनुभूत्यात्मक हो गई। मतलब यह एक ऐसा दौर था जिसमें कहानी जो थी मन के चल रहे विचारों के हिसाब से लिखी जाने लगी थी। यह कहना गलत होगा कि मन की अभिव्यक्ति कहानी के मूल कथा तत्व को बलि देकर की गई थी। ये बिल्कुल गलत होगा अगर हम लोग बोलेंगे कि कहानी जो थी वो मूल कथा तत्व को बलि देकर कहानी लिखी गई थी। तो ऐसा नहीं है। मन की अभिव्यक्ति जो थी उसी के ऊपर लिखी गई थी और उसकी कथा वस्तु को ही समाहित किया गया था। इसके बजाय कथानक के साथ कथा विन्यास के लिए लिरिकल पद्धति या भाव गीतात्मक शैली अपनाई गई थी। जो कथानक होते हैं, जो कहानी में बातें कहते हैं, उनके साथ जो कथा विन्यास किया गया था, कहानी को मतलब टुकड़ा करके या फिर पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे इसका ये मतलब अगर नाटक लिखेंगे तो उसमें देखते हैं आपके थोड़ा डायलॉग्स इसे बोलना होता है, थोड़ा डायलॉग्स उसे बोलना होता है। ठीक उसी तरह से कहानी को भी विन्यास के लिए लिरिकल पद्धति अपनाई गई थी और भाव गीतात्मक शैली अपनाई गई थी। इस दौर में मन के अपूर्व भावों को जाहिर करती सूक्ष्म कहानियां भी लिखी गई। मतलब मन में जितनी भी घटनाएं चल रही थी सभी को अपनाकर एक कहानियां लिखी गई। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि मानसिक भाव कोई निरपेक्ष तथ्य नहीं होते बल्कि वे भौतिक जीवन और कार्यकलापों का ही समांतर रूप होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कहा गया है कि पूर्व पीढ़ी की कहानियों के पात्रों की तुलना में इस दौर के पात्रों को वर्गोत्तर कहा जा सकता है। मतलब जो पहले की कहानियाँ थी, पूर्व पीढ़ी की जो कहानियाँ थी, उसके जो पात्र थे, उसकी तुलना में वर्तमान जो दौर था, जो मलयालम कहानी के विकास का जो दौर था, उसके पात्रों को वर्गोत्तर कहा जा सकता है। यानी उन वर्गों से ऊपर थे ये।
यानी वे किसी विशेष वर्ग की सीमाओं से नहीं बंधते थे। हालांकि यह भी सच है कि उच्च और निम्न वर्ग के पात्रों के मन समान नहीं होते थे। चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे उच्च वर्ग का हो या फिर निम्न वर्ग का, लेकिन दोनों वर्ग के लोगों का जो मन था वो समान एक दृष्टि नहीं होता था, एक सोच नहीं होती थी, क्योंकि अर्थ का प्रभाव मन और सोच पर भी पड़ता है। फिर भी वह निर्विवाद हैं, उनमें कोई विवाद नहीं चलता है, किसी भी बात को लेकर विवाद नहीं किया जाता है कि आर्थिक उपलब्धि मात्र समस्याओं का अंत नहीं है। माली और मालिक तथा काम वाली और घर वाली के दुखद दर्द में समानताएं संभव हैं। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि केवल आर्थिक मतलब आर्थिक अगर उपलब्धि हो जाती है, अगर पैसे की दिक्कत को खत्म कर दिया जाए तो केवल समस्या खत्म नहीं होती है, बल्कि चाहे जो माली हो या फिर मालिक, चाहे घर वाली हो या फिर काम वाली, दोनों का दुख और दर्द, समानताएं, सभी चीज़ें मतलब संभव हैं। और ये सारी चीज़ें भी दिखाई जाती थी। यह यथार्थ है कि इस दौर की कहानियाँ व्यक्ति उन्मुख और व्यक्ति केंद्रित रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहानियाँ समाज से विमुख थी। मतलब उस कहानियों के जो यथार्थ था उस समय का जो सच्चाई थी, वो व्यक्ति उन्मुख और व्यक्ति केंद्रित रही। व्यक्तियों को केंद्र में ही तो रखा जाता है कहानियाँ। ये बातें कोई ज़्यादा मतलब नई बातें नहीं है, ठीक है, इसमें आप खुद से बनाकर भी लिख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहानी समाज से विमुख थी, लेकिन समाज से अलग नहीं थी, समाज को लेकर ही थी। व्यक्ति समाज का विलोम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति समाज में गहराई से जड़े जमा चुकी विचारधारा के खिलाफ सोचता है तो वो सोच सिर्फ उसकी नहीं होती, बल्कि उस विचारधारा के खिलाफ उभर आई सामाजिक मांग की होती है या फिर उसी का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है। कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति समाज में जो गहराई से जड़े जमा चुका है और वो विचारधारा के खिलाफ सोचता है तो वो जो उसकी सोच है वो केवल उसकी सोच नहीं है, बल्कि वो उस सामाजिक मांग का सोच है जो कि उस समय की परिस्थिति के हिसाब से मांग की जाती है। तो इस दौर की कहानियों में उभर आए एकाकीपन और निरर्थकता बोध से पीड़ित मायूस व्यक्तित्व भी सामाजिक व्यक्तित्व का ही हिस्सा है। तो व्यक्ति दरअसल एक सामाजिक कृतित्व ही है। M2 वासुदेवन नायर ने अपनी कहानियों में व्यक्ति के आंतरिक द्वंद्व, रिश्तों की जटिलताओं और मानवीय अनुभवों की सूक्ष्म परतों को बड़ी संवेदनशीलता से उभारा है। उनकी कहानियों में जो प्रकृति का चित्रण है केवल ग्रामीण जीवन धारा की पृष्ठभूमि और पात्रों की मनोवैज्ञानिक गहराई उन्हें विशिष्ट बनाती है। उन्होंने पारंपरिक कहानी कहने के तरीके से हटकर एक ऐसी शैली विकसित की जिसमें भावनाओं और विचारों को प्रधानता मिली। यहाँ पर उन्होंने कहा था जिसमें पारंपरिक कहानी कहने के तरीके से हटकर उन्होंने एक ऐसी शैली विकसित की थी जिसमें विचारों की प्रधानता मिली और लेकिन ये कहानी कथानक की कीमत पर नहीं थी। उनकी कहानियों में विविधता का अभाव नहीं था। हर कहानीकार अपनी अलग खासियत थी कहानीकार की, और इस जमाने के प्रमुख कहानीकारों में कोविलन, MTT, पद्मनाभन, CV श्रीरामन और राजलक्ष्मी, VKNP, वात्सल्या और वैशाखन शामिल हैं। लेकिन MT को इस दौर का सर्वोच्च कहानीकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो निष्कर्ष हेतु हम लोग यही लिखेंगे कि MT वासुदेवन नायर ने मलयालम कहानी को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक गहराई प्रदान की। उन्होंने इसे केवल बाहरी यथार्थ के चित्रण से आगे बढ़ाकर व्यक्ति के आंतरिक जगत और उसकी अनुभूतियों का माध्यम बनाया, जिससे मलयालम कहानी विधा को एक नई पहचान और ऊंचाई मिली। तो कहानी में थोड़े मतलब इस तरह के वर्ड यूज किए गए हैं जो कि आप लोगों के, अगर आप लोग जो बुक है आप लोगों को जो इग्नू का बुक मिला है उसे अगर आप लोग खोल कर देखेंगे तो ये सारे के सारे वर्ड आप लोगों को, वर्ड मतलब जो कहानीकारों के नाम हैं जो थोड़े टफ लगते हैं उच्चारण करने में, जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ये सारे के सारे बुक से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोग बुक को भी पढ़ेंगे तो इसी तरह के आप लोगों को वर्ड मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा करके सबको अच्छे से सजाने का काम किया गया है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ जरूर बने रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।